नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा में बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा ने भरा पर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया ऑनलाइन नामांकन। टिहरी लोकसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने भरा नामांकन। नॉमिनेशन में उमड़ा युवाओं का हुजूम। हैवीवेट प्रत्याशियों के लिए चुनौती बन सकते हैं बॉबी पवार। उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल पूरे। ऐतिहासिक फैसलों से चर्चाओं में रही सरकार। केंद्र ने भी थपथपाई पीठ। और आगामी चुनाव में नोटा बना उम्मीदवारों के लिए टेंशन। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जनता कर रही चुनाव बहिष्कार का ऐलान। निर्वाचन आयोग कर रहा मतदाताओं को जागरूक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। शुक्रवार को अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने अपना नामांकन किया और इस दौरान बीजेपी ने सबसे पहले अल्मोड़ा की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता का हुजूम उमड़ा। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की ऐतिहासिक जीत का भी दावा किया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता पीएम मोदी को अपना आशीर्वाद देगी। हमारे प्रदेश से 5 लोकसभा क्षेत्रों में से पहली शुरुआत अल्मोड़ा के इस बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी से हो रहा है, जिनको आज आप सब लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सबके बीच से बहुत ही सहज ऐसे हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई अजय टम्टा जी हमारे संगठन को लगातार गति देने का काम भी करते हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं आज सुबह जागेश्वर धाम के दर्शन करके आया, फिर चितई गुरु देवता के दर्शन करना है। तो बीच में मुझे बहुत सारे गाड़ियों में कार्यकर्ता मिले, बहुत उत्साह भरे हैं। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है और वो जोश नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के रूप में बदल करके एक ऐतिहासिक वोट के माध्यम से उनको मोदी जी को देने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह चुनाव इस संसदीय क्षेत्र में आज़ादी के बाद ऐतिहासिक चुनाव होगा। वहीं हरिद्वार सीट से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी दफ्तर में बैठकर अपना नामांकन ऑनलाइन दाखिल किया है। धामी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। हालांकि आचार संहिता के चलते कई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाएंगे, लेकिन भाजपा संगठन धामी सरकार के 2 साल के कामों का लेखा जोखा जनता के बीच रखने जा रही है। इन 2 साल में धामी सरकार ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल। ऐतिहासिक फैसलों से चर्चाओं में रही सरकार। केंद्र सरकार ने भी थपथपाई पीठ। क्या लोकसभा चुनाव में मिलेगा लाभ? उत्तराखंड की धामी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा से हारने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत सीट से भारी मतों से जीत हासिल की और इन 2 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश विदेश में भी चर्चाओं का विषय बने रहे, जिनकी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की छवि देश के बड़े नेताओं में शुमार हुई। साथ ही देश की सियासत में प्रभाव रखने वाले नेताओं में भी सीएम धामी शामिल हो गए। धामी सरकार ने 2 साल में जो फैसले लिए हैं, आइए एक नजर डालते हैं। समान नागरिक संहिता के वादे को पूरा किया। देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना, जिसकी विधानसभा से समान नागरिक संहिता का कानून पास हुआ और उस पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगाई। भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा भी अपनाया गया है। धर्मांतरण कानून को लेकर भी धामी सरकार द्वारा देश का सबसे सख्त कानून बनाया गया। दंगा करने वाले उपद्रवियों पर धामी सरकार ने देश का सबसे कठोर कानून बनाया, जिसे अध्यादेश के रूप में सरकार ने मंजूरी दी। दंगा करने वाले उपद्रवियों से सरकारी या निजी संपत्ति को किए गए नुकसान की भरपाई की जाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण देने पर भी धामी सरकार द्वारा मुहर लगाई गई। महिलाओं को 30% आरक्षण भी कानून बनाकर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में 4% खेल कोटा बहाल किया गया। 2 साल के कार्यकाल में धामी सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिनकी वजह से धामी सरकार की पीठ थपथपाई गई और इन्हीं फैसलों की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की छवि धाकड़ धामी के रूप में भी उभर कर सामने आई। मुख्यमंत्री जी को 2 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। आज जो सपना साकार हो गया है, आज लागू हो गया प्रदेश में, और प्रदेश में एक मिसाल हो गई है और भारत वर्ष का ये पहला राज्य हो गया है। दूसरी बात हमने कही थी कि हम महिलाओं को 33% 36 आरक्षण देंगे। वो 36 आरक्षण देने का भी काम पूरा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इन 2 सालों में धामी सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं, इनका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हासिल करना चाहेगी। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार के कार्य और धामी सरकार के कामों पर राज्य की जनता का रुझान किस तरफ जाता है। टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय बॉबी पवार ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान बॉबी पवार के साथ जो भीड़ देखने को मिली, उस भीड़ को देखते हुए दूसरे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ना लाजमी हो चला है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से टिहरी और पौड़ी सीट पर मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इन 2 सीटों पर 2 ऐसे नए चेहरे बॉबी पवार और आशुतोष नेगी मैदान में उतर चुके हैं, जो जनता की आवाज बनकर उभरे हैं और जनता भी काफी विश्वास करती है। यही वजह है कि टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पवार ने निर्दलीय मैदान में उतरकर जब आज अपना नामांकन किया तो एक बड़े शक्ति प्रदर्शन का उन्हें साथ मिला। टिहरी सीट के लिए जब बॉबी पवार नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके समर्थन में युवाओं की एक बड़ी फौज साथ खड़ी नजर आई। इतना ही नहीं, महिलाओं ने भी बॉबी पवार को अपना आशीर्वाद दिया। इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉबी पवार के साथ यूथ पावर है। ऐसे में अब टिहरी सीट पर सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टिहरी से मैदान में उतरते ही बॉबी पवार ने युवा वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लिया है। जाहिर है कि दूसरे राजनीतिक दल, चाहे फिर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए ही बॉबी पवार एक चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। खासतौर पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि टिहरी सीट पर बीजेपी ने राज परिवार के सहारे इस सीट पर अपनी जीत हासिल की है। ऐसे में मुश्किलें कांग्रेस के लिए होने वाली है। वो पार्टी है जिन्होंने राज्य गठन के लिए लड़ाई लड़ी है, और इसके अलावा और भी दल जो समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा वो सारी शक्तियाँ जो वास्तविक मुद्दों पर लड़ती है, जो प्रदेश के भीतर, जिनके अंदर प्रदेश की चिंता है, तो वो सारी शक्तियाँ मिलकर हमें चुनाव लड़वा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से वो हमारे लिए सहयोग कर रही है, समर्थन कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि मजबूती काफ़ी मिली है। बहरहाल देखना ये होगा कि भाजपा की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला के लिए बॉबी पवार कितने चैलेंजिंग साबित होते हैं।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मतदान में आम जनता का अहम रोल होता है, लेकिन अगर इस लोकतंत्र के महापर्व से जनता ही मुंह मोड़ ले तो क्या होगा। मतदान ना करना और कुछ हद तक नोटा का इस्तेमाल इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव ढीली करने का काम करता है। ऐसा ही कुछ हाल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ चुनाव में कुछ इसी तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और इस लोकतंत्र की खूबसूरती है यहाँ के लोग और उनके द्वारा किए जाने वाला मतदान। लेकिन इस खूबसूरती में इलेक्शन बायकॉट एक बड़ा वायरस जैसा है जो कि परेशान मतदाताओं को नेताओं की झूठे वादे के चलते मतदान न करने का फैसला लेने पर मजबूर करता है। कुछ ऐसे ही हालात उत्तराखंड में भी देखने को मिलते हैं। पहाड़ी राज्य में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती जनता की जब सारी उम्मीदें टूट जाती है तो जनता को मतदान करना व्यर्थ लगता है। यही वजह है कि पब्लिक की जब सुनवाई नहीं होती है तो वो अपना पूरा गुस्सा मतदान के दौरान निकालती है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 पर अगर नजर डालें तो कई ऐसे गांव थे जहां पर लोगों ने सामूहिक रूप से चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया। 2019 में 14 मतदान स्थल ऐसे थे जहां पर एक भी मतदाता वोट डालने नहीं आया। चुनाव का बायकॉट करने वाले मतदान स्थल में टिहरी में 2 जगह, चमोली में 3, नैनीताल में 1, बागेश्वर में 2, अल्मोड़ा में 1, चंपावत में 2 और पिथौरागढ़ में 3 थी। कुल मिलाकर 14 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर तकरीबन 800 लोगों ने सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार किया। यही नहीं, 2022 में विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों में लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव में चुनाव का बहिष्कार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दल एक बड़े महापर्व की तैयारी में जुटे हैं तो वहीं कई मतदाता ऐसे हैं जो इस लोकसभा चुनाव में भी मतदान को लेकर बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। धनोटी विधानसभा के में ग्राम पंचायत गोट एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो आज भी सड़क से वंचित है। हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी भौगोलिक दृष्टि काफ़ी विखंडित है और कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। सड़क न होने के कारण बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने विगत 20 वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं और कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया इस संबंध में, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। इस संबंध में पूरी ग्रामवासियों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया और माननीय जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया कि यदि हमारी मांग को तुरंत स्वीकृत नहीं किया जाता है तो हम आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। केवल चुनाव बहिष्कार ही नहीं बल्कि नोटा का विकल्प भी लोगों के अंदर पनप रही खींच को दर्शाता है। नोटा का विकल्प दिखाता है कि मतदाता का राजनीतिक दलों के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव परिणाम पर अगर बारीकी से नजर दौड़ाई जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर तकरीबन 50,000 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना। टिहरी गढ़वाल लोकसभा में 6,276 लोगों ने नोटा चुना। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर 12,276 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 15,311 लोगों ने नोटा को चुना। नैनीताल लोकसभा सीट पर 10,608 लोगों ने इस विकल्प को चुना। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट पर भी 6,281 लोगों ने नोटा विकल्प चुना। यानी कि साफ है कि चुनाव में उतरे प्रत्याशियों से मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा खुश नहीं था। चुनाव बहिष्कार और नोटा के अलावा मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया के प्रति रुझान का मतदान प्रतिशत से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2012 के विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत 66.85% रहा था। उसके बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 65.6% लोगों ने वोट दिए और 2022 के विधानसभा चुनाव में ये मतदान 65.4% ही रह गया। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तराखंड में 57.09% मतदान हुआ है। राज्य में नोटा के बढ़ते आंकड़े और मतदान के कम होते आंकड़ों पर अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान का प्रयोग करें। हमने 1 महीने पहले ही सारी जिलाधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और आरओज़ को निर्देश दिया गया है और जहाँ जहाँ पर जो समस्या है, क्योंकि ये बात देखिएगा जनता का भी, मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगा
जब उनको लगता है कि कोई नहीं आ रहे तो उनको एक मौका मिलता है कि इस टाइम पे कोई आके अधिकारी। सो हमने ये निर्देश दिया कि वो काम क्यों नहीं हो रहे वो उस गांव के वासियों को बताइए। जैसा किसी जगह पर 4000 पेड़ कटना है और मामला लंबित है यहाँ पर भारत सरकार में फॉरेस्ट ट्रांसफ़र केस में, जब उनको ये बता देंगे और दिखा देंगे सारी चीज़, सो गांव के लोग भी संतुष्ट हो जाता है। सो वो मैकेनिज्म इस बार डेवलप किया है। सो इस बार मुझे उम्मीद है कि कोई चुनाव की बॉयकॉट, जैसे 2022 में जो हुआ था तब कोई चुनाव बॉयकॉट नहीं हुआ है। 2029 में लगभग 29 जगह पर 29 प्लेसेस में वो हुआ है। सो इस बार उम्मीद है कि क्योंकि काफ़ी हद तक रोड पहुंच गए बहुत सारे गाँव पर, सो मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बहरहाल निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि इलेक्शन बायकॉट कर रहे लोगों की समस्याओं का किसी तरह से समाधान निकालकर उन्हें मतदान के लिए जागरूक किया जाए। हालांकि मतदान के दिन क्या कुछ हालात रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि मोदी सरकार विपक्षी दलों का उत्पीड़न कर रही है। इसके अलावा करण माहरा ने कांग्रेस के 4 बैंक खातों के फ्रीज किए जाने का मामला भी उठाया और लोकतंत्र की हत्या बताया है उसे। देखिए, बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो उसमें एक और स्टेप है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव करने की मांग की है। दरअसल मंगलोर विधानसभा सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद से खाली है और वहीं बद्रीनाथ सीट से एमएलए राजेंद्र भंडारी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। उपचुनाव प्रस्तावित था 30 अक्टूबर को। वहाँ के जो प्रत्याशी रहे थे उस समय के जो निर्वाचित विधायक थे सरवत करीम अंसारी जी का इंतकाल होने के बाद, और उसकी ड्यू डेट बैठ रही है 6 महीने के अंदर संविधान के तहत चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया चल रही है, हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मंगलौर के उपचुनाव को भी इसी में सम्मिलित किया जाए। हल्द्वानी में स्वीप ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। जागरूकता अभियान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में लोगों से हिस्सा लेने की अपील की गई है। इसके अलावा चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को भी निर्वाचन से संबंधित जानकारी दी जा रही है। जनपद में आज स्वीप के अंतर्गत मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को जो नए मतदाता है स्पेशली उनको जागरूक करने के लिए अलग अलग स्थानों पर एक बृहद हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इसमें 28 लोकेशंस तो काफ़ी जो बड़े स्केल पर ली गई हैं। इसमें हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं जहां यंग वोटर्स का ज़्यादा फुटफॉल होता है, हॉस्पिटल्स हैं, ब्लॉक ऑफिसेज़ हैं, तहसील ऑफिसेज़ हैं, उनमें कर रहे हैं। साथ में जो बूथ है सभी हमारे, उन सभी बूथों पर भी आज मतदाताओं के लिए बृहद एक हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। उधर चुनाव आयोग आचार संहिता के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। ताजा मामला लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से सामने आया, जहां नैनीताल दुग्ध संघ के सोशल मीडिया अकाउंट से राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्शन लिया है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि नैनीताल दुग्ध संघ के प्रबंधक को नोटिस देकर 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया है। देखिए, लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में 142 हमारे बूथ हैं और इसमें से 35 हमारे वल्नरेबल हमने छांटे हुए हैं। इसके अलावा भी जो हमारे निर्वाचन के संबंध में तैयारियां हैं वो सुचारू चल रही हैं और जो BLO द्वारा है उनके द्वारा घर घर जाकर के विकलांग और जो 85+ वाले वोटर्स हैं उनको फॉर्म 12D वितरित किया जा रहा है। जो आचार संहिता उल्लंघन का मामला है उसमें दुग्ध संघ की ID से कुछ राजनीतिक पोस्ट डाली गई थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंधक जो डेयरी हैं उनको नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है कि क्यों ना इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाए।
लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है। पुलिस प्रशासन ने बाहरी राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मंगलोर पुलिस क्षेत्र में कई नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही है। इसके अलावा पुलिस कर्मी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। वो सीमा क्षेत्र है हमारे, वहाँ पे लगातार राउंड द क्लॉक जो है हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम उसमें लगातार चेकिंग करती है। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो भी लगातार सूचना आने पर जो है छापेमारी करती है और इस संबंध में लगातार कार्रवाई अवैध शराब, कच्ची शराब और एनडीपीएस के मामले और बाकी और भी कोई सूचना अगर मिल रही है उस पर लगातार टीमें जा रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। वहीं लोहाघाट के सुई गांव में ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल यहां ग्रामीण पंपिंग पेयजल योजना के तहत पानी सप्लाई के लिए डाले गए पाइप बदलने को लेकर उसकी मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन में जंग लगने की वजह से पानी लाल रंग का आ रहा है, जिस वजह से वो दूषित पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान किया है। यहाँ पानी की बहुत समस्या है। समस्या ये है कि आदमी इतना मजबूर हो गया है कि जो पानी यहाँ गंदा पानी बहाया जा रहा है, इसको भी अगर कह रहे हमें दे देते तो हम वो भी काम चलाते। लेकिन ये गंदा पानी जो है तो बीमारी की जड़ है। अगर आगे को अगर इसका समाधान नहीं होता है तो एक तो हमारा चुनाव बहिष्कार होगा ही होगा, साथ में जो हमारे ये बच्चे और बड़े जो भी बीमारी आ रही है उसके बाद हम जल संस्थान में इन्हें बैठा के धरना दे देंगे। वहीं गदरपुर में मुख्य कृषि अधिकारी अजय वर्मा और तहसीलदार ने संयुक्त तौर पर पेस्टिसाइड्स की दुकान और समितियों पर छापेमारी की कार्यवाही की है, जहां उन्होंने सैंपलिंग ली है। छापेमारी को लेकर अजय वर्मा ने बताया कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि खाद की निर्भरता को कम कर यूरिया का छिड़काव करें। एक्चुअली क्या है, जो शासन के निर्देश पर आज विशेष छापे अभियान का ये आयोजन किया गया था, जिसमें एसडीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है और हमारे इंस्पेक्टर साथ में हैं। इस तरह से हमें बाज़ार में भी करना है, कोऑपरेटिव में भी करना है। जितनी भी फर्टिलाइज़र की दुकानें हैं उसमें हमको सैंपलिंग या उनका निरीक्षण भी करना है कि जो इनकी पॉज मशीन में स्टॉक है वो बैलेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा जो इनके गोदामों में है। वहीं राजधानी देहरादून के राजपुर क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में चोरी की गई 5 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी भी बरामद की है। एक दूसरा मामला जो थाना राजपुर क्षेत्र का है, ये दिनांक 13 मार्च को एक घटना हुई थी राजपुर क्षेत्र में। लेफ्टिनेंट कर्नल है श्री गौरव, उनके घर पर एक चोरी हुई थी, नकदबंदी हुई थी और उनके द्वारा एक एफआईआर इस संबंध में 66/2024 थाना राजपुर पर पंजीकृत की गई। पुलिस के द्वारा जो है इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जो पूर्व गैंग है जो प्रकाश में आए हैं, जो आजकल बेल पे बाहर है, उनसे जानकारी की गई। साथ ही जो सर्विलांस के आधार पर कार्रवाई की गई। राजपुर थाना पुलिस द्वारा जो है इसको आजाद कॉलोनी ISBT 6 से गिरफ्तार किया गया। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। अल्मोड़ा में बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा ने भरा पर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया ऑनलाइन नामांकन। टिहरी लोकसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने भरा नामांकन। नॉमिनेशन में उमड़ा युवाओं का हुजूम। हैवीवेट प्रत्याशियों के लिए चुनौती बन सकते हैं बॉबी पवार। उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल पूरे। ऐतिहासिक फैसलों से चर्चाओं में रही सरकार, केंद्र ने भी थपथपाई पीठ। और आगामी चुनाव में नोटा बना उम्मीदवारों के लिए टेंशन। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जनता कर रही चुनाव बहिष्कार का ऐलान। निर्वाचन आयोग कर रहा मतदाताओं को जागरूक।